हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर को लेकर होने वाली है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं ये सारी क्लासेस हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर क्यों ले रही हूँ। वास्तविकता ये है कि कुछ भी करने के पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारा सब्जेक्ट चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, हमारी रिटन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। और रिटन स्किल को इंप्रूव करने के लिए ग्रामर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी को बाकायदे लेकर चलिए, और अगर इंग्लिश है तो अपनी इंग्लिश में स्ट्रेंथ बढ़ाइए। लेकिन बात अगर हम 9वीं और 10वीं कक्षा की करते हैं या फिर 11वीं और 12वीं कक्षा की करते हैं तो सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज होता ही होता है, इंग्लिश और हिंदी का, तो आपको इन दोनों में ही पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम बाकी सभी राइटिंग स्किल की बात कर लेते हैं तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में नंबर गेन करना जरूरी है, और उसकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से वॉश करके एक बार एक नई शुरुआत करते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी गलतियां करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसके बाद की जो क्लासेस हैं उसमें मैं आपको 9th और 10th के चेंज हुए सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह के सिलेबस में बदलाव आए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, किनमें किन टॉपिक्स को और ज्यादा बढ़ाया गया है, किस पर हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखिए, ये समय आपके पेपर का तो नहीं चल रहा, ये समय चल रहा है जब आप नए क्लास को स्टार्ट करने वाले हो। और जब हम नए क्लास को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम उधेड़-बुन नहीं करते, भागम भाग नहीं मचाते, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही स्थिरता के साथ हम चैप्टर्स के साथ स्टे करते हैं, बारीकियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सारी तरह की जो भी गलतियां हमने पीछे के क्लासेस में कर रखी हैं उसको नहीं दोहराते हुए अपने आप को और ज्यादा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा हाई स्कोरर बनने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे रैंक लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की प्रयास में इस बार मैं भी आपके साथ हूं, और आपके लिए वो सारी चीजें कर पाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ बनी हुई हूं, आपकी मदद करने के लिए, आपकी क्यूरीज को शांत करने के लिए। तो फिलहाल हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला पॉइंट जो कि हम पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो पहला पॉइंट है आपका अल्फाबेट। देखिए, मैंने आपको हिंदी व्याकरण में वर्णमाला बताई है, वर्ण बताया है। यहाँ पर अक्षरमाला और वर्णमाला दोनों एक ही होती है। लोग कहते हैं इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश बोली नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, वर्ड मीनिंग करेक्शंस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो भैया ये बात समझो कि हिंदी की आधी अक्षरों को भी आप नहीं पढ़ रहे हो। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में बस 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं को उठा पटक करना होता है। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, बस साउंड्स होते हैं। उन साउंड्स को समझ लो और आपका बेड़ा पार है। यानी आप बहुत ही सरलता से इंग्लिश बोल भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम रोजाना इंग्लिश बोल रहे होते हैं, फिर भी आपने नमक हलाल मूवी देखी है? नमक हलाल मूवी में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, I can walk English, I can talk English, but English is a very funny language। और ऐसे बड़े जुमले जो हैं वो अलग अलग फिल्मों में यूज भी किए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर भूल भुलैया देखी होगी तो भूल भुलैया में क्या बोलता है? भूल भुलैया में बोलता है, भाई रे भाई। हिंदी क्या है? हिंदी में तो बिल्ली को बिल्ली बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में बिल्ली को क्या लिखा बोलते हैं? कैट। लिखते हैं CAT कैट और बोलते हैं बिल्ली। तो बड़ा अजीबोगरीब चीज है। तो यहाँ पर अजीबोगरीब बनाना नहीं है बल्कि सरल बनाना है। ये तो थी इंजॉयमेंट की बात जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हंसाने के लिए कह दी, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। कई बार हो जाता है कि हम सुनते जा रहे सुनते जा रहे सुनते जा रहे, पता नहीं क्यों सुन रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सुनना नहीं, देखना है, समझना है अल्फाबेट आखिर है क्या।
अल्फाबेट कहने का मतलब होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, यानी अंग्रेजी भाषा में 26 जो अक्षर होते हैं उनका समूह अल्फाबेट कहलाता है। और इन अल्फाबेट को लिखने के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। अल्फाबेट को एक बार फिर से समझ लीजिए। इन इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप ऑफ 26 लेटर इज नोन एज अल्फाबेट। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको लिख रही हूं, इन इंग्लिश लैंग्वेज group of 26 letter, group of 26 letters is known as alphabet. देखिए, इस अल्फाबेट को लिखने के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। अगर हम बात करते हैं कैपिटल लेटर की, तो लिखने के लिए हम जिन कैपिटल लेटर्स का या स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपकी कर्सिव राइटिंग। लेकिन वहीं पे प्रिंटिंग में हम जिस कैपिटल और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं वो छपाई वाले होते हैं। डिफरेंस आप दोनों के बीच का देख लीजिए। प्रिंटिंग वाला जो है वो आपका इस तरीके से ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, वहीं पे कर्सिव के तौर पे आप यूं इस तरीके से इस्तेमाल करते हो। अगर हम बात प्रिंटिंग की करते हैं स्मॉल लेटर में, तो वो चीजें इस तरीके से लिखी जाती है। और सिंपल में हम जब हम कर्सिव में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं और सिंपल में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कैपिटल लेटर के अंतर्गत आपकी बड़ी वाली एबीसीडी आती है जिसमें आप A to Z लिखते हो, और स्मॉल लेटर में आपके भी A to Z ही आता है बट स्मॉल लेटर के अंतर्गत। हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पर अल्फाबेट को कितनी भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा ग्रामर आपका टिपिकल होने वाला है। अल्फाबेट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट की, तो वोवेल कॉन्सोनेंट भी हमने कई बार पढ़ा है। लेकिन इसमें बारीकियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से यानी एलकेजी यूकेजी से इन चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि क्या ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हाँ जी भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात प्रोनाउंसिएशन की करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वोवेल और दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट। वोवेल को हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। लेकिन हिंदी व्याकरण की अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव होता है। इसमें मात्राएं नहीं होती, इसमें साउंड वैल्यूज होती हैं। साउंड के हिसाब से हम चीजों को पढ़ते हैं। अगर हम वोवेल की बात करते हैं तो दो साउंड्स या दोज लेटर्स प्रोनाउंसिएटेड बाय सेल्फ इज नोन एज वोवेल, यानी जिन अक्षरों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतः किया जाता है उन्हें वोवेल कहते हैं, जो कि हमने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा। तो यहाँ पर ये जो वोवेल्स होते हैं ये अल्फाबेट के अंतर्गत सिर्फ 5 होते हैं, A, E, I, O और U। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें साउंड की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। तो आपने कक्षा एलकेजी यूकेजी में या फिर आपने स्टैंडर्ड 1 में, ये स्कूल पे ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली यूकेजी में ही बच्चों को ये बताया जाता है कि साउंड ऑफ ए क्या होता है, साउंड ऑफ ई क्या होता है, आई क्या होता है। तो आपने इससे संबंधित वर्ड्स पढ़े होंगे, साउंड ऑफ ए के वर्ड्स, साउंड ऑफ ई के वर्ड्स, साउंड ऑफ आई के, ओ के और यू के वर्ड्स पढ़े होंगे, और इसके हिसाब से आपने बचपन से ही प्रोनाउंसिएशन करना या उनका उच्चारण करना सीखा होगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी कॉन्सोनेंट की।
तो कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोज लेटर्स प्रोनाउंसिएटेड बाय हेल्प ऑफ वॉवेल, यानी जिनका उच्चारण हम वॉवेल्स की सहायता से करते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और एबीसीडी के अंतर्गत, एबीसीडी में यानी इन अल्फाबेट, इन अल्फाबेट एक्सेप्शनल, अगर हम एक्सेप्शनल ऑफ वॉवेल ले ले, यानी वॉवेल को छोड़कर बाकी अल्फाबेट में जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक में अगर आप ए ई आई ओ यू को हटा देते हो तो बाकी जितने बचे वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। आप में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल लेटर्स होते हैं 26 और वॉवेल्स होते हैं 5। तो इन 26 में से अगर आपने 5 वॉवेल्स को हटा दिया तो बच गए आपके कितने? 21 लेटर्स। तो ये 21 लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बारी आती है, सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है बल्कि आपको एक चीज और जाननी होगी, वो है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है? आप गांव तो गए होंगे, गांव में क्या होता है ना कि जिस समय जिन चीजों की खेती की जाती है ना हम उसका इस्तेमाल सबसे मैक्सिमम करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके परिवार में ऐसा होता है या सभी घरों में ऐसा होता है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि अगर लोग चावल की खेती करके बैठे पड़े हैं और चावल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित हो चुका है तो वो गेहूं की रोटियां बनाने की जगह ना, गेहूं के आटे की रोटियां बनाने की जगह चावल को पीस के उसकी रोटी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 365 डेज हम चावल के आटे की रोटी ही खाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन ऐसा ही है, हम रोटी खाते तो हमेशा ज्यादातर गेहूं के आटे की है, खास करके अगर हम नॉर्थ इंडियंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सेमी वॉवेल्स में आने वाले जो लेटर्स होते हैं ना वो होते बेसिकली कॉन्सोनेंट है, बट इनका इस्तेमाल जो है वो हम कभी कभी वॉवेल्स के तौर पर कर लेते हैं। खास करके तब करते हैं जब हम किसी साइलेंट साउंड की बात कर रहे होते हैं, या कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाता है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे के क्लासेस में अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को लेकर है, और ये बताना है कि किसी भी वर्ड के फॉर्मेशन यानी कि किसी भी शब्द को लिखते समय वॉवेल और कॉन्सोनेंट की क्या उपयोगिता होती है, क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या उसकी वैल्यूशंस होती है, क्यों वॉवेल और कॉन्सोनेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कह रही हूँ आपने बहुत बड़ी वाली गलती करने वाले हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो क्योंकि बहुत सी जानकारियां मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, ट्रांसलेशन के रूल बताए जाएंगे, टाइम एंड टेंस बताया जाएगा, ग्रामर का पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। और इसी के साथ साथ मेरे और भी कई क्लासेस में साइंस, मैथ, एसएसटी को लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद ही मैं आपके सिलेबस पे आऊंगी, ताकि सिलेबस को समझना आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाए। तो फिलहाल बुरा मत मानिएगा भाई, मेरी चुटकी नहीं बजती। यहाँ पर अल्फाबेट में आने वाले 3 तरह की चीजों को मैंने बताया। एक यहाँ पर बताया आपको सेमी वॉवेल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेमी वॉवेल जो होते हैं वो बेसिकली होते कॉन्सोनेंट है, बट इनका इस्तेमाल कभी कभी हम वॉवेल के रूप में कर लेते हैं। इसमें WY जैसे लेटर्स आते हैं। अब बारी आती है वर्ड को। वर्ड को मैं और भी डीपली एब्जॉर्ब करवाऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि अगर हम बात करते हैं गिनती की 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखते हैं ये कंसेक्यूटिव होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा होता है। तो क्रमबद्ध होना जरूरी है, सिस्टमैटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्फाबेट के अंतर्गत भी आपने देखा ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो यहाँ पर जब हम इन लेटर्स को आपस में मिलाते हैं ना तो इनका भी क्रम में होना जरूरी है, इनका भी सिस्टम में होना जरूरी है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक लेटर्स को आपस में मिलाते हैं ताकि उसका अपना एक अर्थ निकले, तो यहां पर हम वर्ड को लेकर क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी 2 या 2 से अधिक अक्षर का ऐसा समूह जिनका अपना एक कंप्लीट सेंस हो, अपना एक मतलब निकले, तब हम इसे वर्ड कहेंगे। अन्यथा इसे वर्ड नहीं कहा जाएगा, अदरवाइज इसे वर्ड हम नहीं कह सकते। अब बारी आती है ये जानने की कि वर्ड में वॉवेल और कॉन्सोनेंट की क्या उपयोगिता होती है। तो बेसिकली जो होते हैं वो हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका अपना एक कंपोजिशन होता है, अपना एक वैल्यूशंस होता है। तो आपका इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? इंग्लिश ग्रामर कहता है कि इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं
उनका निर्माण वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने के बाद ही होता है। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ उपस्थित न हो तो कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता। आपने जैसा पीछे देखा था कि अगर हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वर की उपस्थिति आवश्यक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर हम वाक्य बना रहे हैं, जैसे मैं एक बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड ले रही हूं, जैसे मैन, MAN। यहाँ पे आप देख रहे हो M जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, N भी आपका कॉन्सोनेंट है, बट A जो है वो आपका वॉवेल है। तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया? CVC का। इसका कंपोजिशन क्या हो गया? CVC, कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से बनते हैं। और भी कई पैटर्न होता है, जैसे कि CVC, CVC, इस तरीके से के पैटर्न से भी आपके वर्ड जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी भी वर्ड के फॉर्मेशन के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है। तो भैया अपवाद तो हर जगह होता है, यहाँ पे भी है। तो इंग्लिश की जो डिक्शनरी है, इंग्लिश की जो वैक्यूबलरी है, उसमें दो ऐसे लेटर्स भी हैं जो अपने आप में पूरे वर्ड है, यानी आई और ए। आई का मतलब मैं और ए का मतलब एक, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो और पढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही अपने आप में क्या है? वॉवेल है। आई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है। ये दोनों वॉवेल साउंड अपने आप में पूरी तरीके से वर्ड होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ये नोट में हमेशा याद रखिएगा कि इनका कंपोजिशन CVC का हो सकता है, और साथ ही कि हर एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का होना अनिवार्य है, सिर्फ इन दो को छोड़कर, जो कि अपने आप में अपवाद है। तो आज के डेट में हमने सीखा अल्फाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, उनके अंदर आने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से किए जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और वर्ड क्या होता है। वर्ड को लेकर और सेंटेंस को लेकर और भी चर्चा की जाएगी, लेकिन वो आपको अगले क्लासेस में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आज के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में मैंने जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसमें वर्ड फॉर्मेशन को लेकर आप CVC और CVC प्लस CVC वाला जो फॉर्मेट है वो जरूर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी बुक्स में जो वर्ड्स हैं उनको कैरी कीजिए, देखिए कि किस तरीके से हम इनका निर्माण करते हैं। और उससे भी संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई क्यूरीज रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपनी क्यूरीज को लेकर डिस्कशन कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम आगे की क्लासेस में उन क्यूरीज को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई भी विघ्न ना आए। और खास करके जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ किसी स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जो इंग्लिश लर्नर हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश उनके लिए मील का पत्थर बनी हुई है कि नहीं इंग्लिश तो बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत इजी है। मैंने आपको बताया, सीखेंगे और हम साथ में मिलकर इंग्लिश के बारे में चर्चा भी करेंगे। ये क्लास आज यहीं तक वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट कंडीशन आपके अगले की जो क्लासेस होंगी वो सेंटेंस को लेकर होंगी, वर्ड को लेकर भी हम कुछ चर्चाएं यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद। Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile.